संजय कश्यप जी उपस्थित है, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। हमारे बीच में पूर्व महानगर अध्यक्ष आदरणीय चंद्रमोहन शर्मा जी और जो वर्तमान में जीटीए बोर्ड मेंबर हैं उपस्थित है, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं भाई साहब। हमारे बीच में पूर्व अध्यक्ष महिला मोर्चा आदरणीय कौशल शर्मा जी उपस्थित है, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारे बीच में हमारे विधायक जी जुड़ चुके हैं। मैंने कर दिया, आगे मैंने देख लिया, कर दिया मैंने स्वागत। हमारे बीच में आदरणीय अनिल स्वामी जी उपस्थित हैं, हमारे बहुत वरिष्ठ हैं, आप पार्षद हैं, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं भाई साहब। अविरल जी, अगर कोई रह रहे हो और नजर मेरी ना जा रही हो तो एक बार बता देंगे तो मैं स्वागत कर लूंगा। अजीत पाल त्यागी जी भी ज्वाइन कर चुके हैं। मैंने कर दिया उनका तो। हमारे बीच में भाई अमरीश त्यागी जी उपस्थित है, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे बीच में भाई अश्विनी शर्मा जी उपस्थित हैं, आप मुरादनगर देहात मंडल के प्रभारी हैं, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। निखिल जी जी भाई साहब। अच्छा, अभी बीच में कुछ लोग चले गए थे ना, कोई अगर छूट रहे हो तो एक बार मुझे बता देंगे। हमारे बीच में आदरणीय विजय मोहन जी उपस्थित हैं, आप पूर्व क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हैं हमारे, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं भाई साहब। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ प्रदेश के आदरणीय प्रदेश मंत्री श्री संतोष सिंह जी रहने वाले हैं, उनका मार्गदर्शन हमको प्राप्त होगा। तो अभी हम लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, तो जैसे ही होता है तो फिर वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे। वो हमारे साथ अब से ठीक 5 मिनट बाद, 5-7 मिनट बाद जुड़ जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हम जल्दी से जल्दी एकत्रित हो जाएंगे कार्यक्रम में। निखिल भैया, हाँ मेरे जी पास अंकल। कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि वो लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। क्या तो आईडी पासवर्ड से आप ज्वाइन कर सकते हैं एक बार। वो कभी कभी दिक्कत हो जाती है तो आईडी पासवर्ड के थ्रू ज्वाइन हो जाए।
हमारे सभी मंडल अध्यक्षों से निवेदन है कि अपने लोगों को बोले कि जल्दी समय से एकत्रित हो जाएं, जिस कार्यक्रम सुचारू रूप से आगे चल सके। भाई दुष्यंत पुंडीर जी, भाई अमरीश त्यागी जी, भाई नितिन गोयल जी, भाई अमित रंजन जी, भाई विनीत जी, थोड़ा जल्दी बोलें लोगों से, जो भी अपने कार्यकर्ता बंधु हैं। महानगर अध्यक्ष जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं। हमारे बीच में हमारे आदरणीय महानगर अध्यक्ष भाई संजीव शर्मा जी जुड़ चुके हैं। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। धन्यवाद, आप सब मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। गुंजन जी, कोई एकल गीत गाने वाला हो तो एकल गीत करा दीजिए। हेलो, कोई अगर एकल गीत प्रस्तुत करना चाहे तो अपना अपना हाथ उठा सकते हैं। कौशल बहन जी, कौशल बहन जी हैं हमारे साथ? निखिल जी, कौशल जी जुड़ी हुई है, मैंने उन्हें अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी है, वो एक बार अनम्यूट कर लेंगे। जी अगर वो एकल गीत करना चाहें तो एक बार करवा दीजिए। कौशल जी, आपके पास रिक्वेस्ट आई होगी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। बीच में सिमल शर्मा जी उपस्थित हैं, वो एकल गीत प्रस्तुत करेंगे। सिमल शर्मा जी, सिमल शर्मा जी को अनम्यूट कर दीजिए निखिल जी। अनम्यूट जी, सिमल जी, सिमल जी अपना हैंड रेज करिए, आप किसी और नाम से जुड़े हुए हैं। सिमल जी को मैंने रिक्वेस्ट भेजी है अनम्यूट करने की। सिमल जी, आप अपने आपको अनम्यूट कर सकती हैं। भाई खुल गया भाई साहब, खुल गया भाई साहब जी। मैं पहले तो सभी को प्रणाम करता हूँ, ठीक है सर। और मैं एक गीत खुद ही गाऊंगा, कोई नहीं दोहराएगा, ठीक है भैया? सुनाई दे रहा है सभी को? जी भैया, जी भैया। तो भैया ये वर्ग गीत है, जब मैं आईटीसी कर रहा था तब वर्ग गीत है, तो मैं ऐसा अब मैं उसको गीत को गाता हूँ। सिमल जी 1 मिनट रोकना चाहूंगा आपको। हमारे बीच में माननीय महापौर आदरणीय आशा शर्मा जी उपस्थित हैं,
मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। अब जारी रखें भैया आप। हेलो। जी जी जी। तो भैया मैं अपना गीत जो है अपना गीत को दोहरा रहा हूँ, ठीक है ना। जी संगठन हम करें आफतों से लड़े हमने ठाना, हम बदल देंगे सारा जमाना। संगठन हम करें आफतों से लड़े हमने ठाना, हम बदल देंगे सारा जमाना। वीर प्रताप के शेरों जागो, वीर बंदा की शमशीर जागो, बज रहा है बिगुल नौजवां तो निकल में जाना, हम बदल देंगे सारा जमाना। संगठन हम करें आफतों से लड़े हमने ठाना, हम बदल देंगे सारा जमाना। शेर शिवराज की तेग खड़े के, ओ बोली हर हर महादेव भड़के, ओ शक्ति हो साथ में भगवा हो हाथ में बढ़ते जाना, हम बदल देंगे सारा जमाना। संगठन हम करें आफतों से लड़े हमने ठाना, हम बदल देंगे सारा जमाना। वीर केशव ने ये गीत गाया, राम राज का डंका बजाया, हम जिए या मरे हर बला से लड़े हमने ठाना, हम बदल देंगे सारा जमाना। संगठन हम करें आफतों से लड़े हमने ठाना, हम बदल देंगे सारा जमाना। जय हिंद, जय भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सिमल जी। धन्यवाद भैया। अनम्यूट कर दिया हुआ है। हाँ भैया। हमारे हमारे बीच में आदरणीय आशु वर्मा जी पूर्व महापौर गाजियाबाद उपस्थित हैं। हम आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं भाई साहब। हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, मैंने करा था भैया, तुमने उठाया ना। चलो मैं अभी करता हूँ मैं आ रहा हूँ। हमारे बीच में मुरादनगर शहर मंडल प्रभारी भाई के शुक्ला जी उपस्थित है। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। निखिल जी और कोई छूट रहे हैं क्या? देख लीजिए एक बार, वरिष्ठ कोई हो अपने। निखिल जी सुन पा रहे हैं आप? निखिल जी, निखिल जी सुन पा रहे हैं क्या? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। और एक बार जरा नजर डाल लीजिए, कोई छूट रहे हो तो मैं एक बार। और संतोष जी भी शायद जुड़ने वाले हैं ना तुरंत ही, एक बार देखिएगा। संतोष जी अभी नहीं जुड़ रहे हैं।
वाले हैं? संतोष जी भाई साहब संतोष जी जुड़ चुके हैं, उनका माइक कनेक्ट हो रहा है। अच्छा ठीक है। मैं आदरणीय महानगर अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि प्रदेश मंत्री आदरणीय संतोष सिंह जी के का स्वागत करें। आदरणीय महानगर अध्यक्ष जी संजीव शर्मा जी। एक भाई साहब अभी उनका माइक कनेक्ट हो रहा है, एक सेकंड रुक जाइएगा। अच्छा ठीक है। संतोष जी जुड़ चुके हैं हमारे बीच में जी, उनको ऊपर ले लीजिए। हमारे मध्य में हमारे वरिष्ठ एवं आदरणीय प्रदेश मंत्री श्री संतोष सिंह जी उपस्थित हैं। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं भाई साहब, एवं गुजारिश करता हूं माननीय महानगर अध्यक्ष जी से कि आप उनका स्वागत करें अपने वचनों के साथ। आदरणीय महानगर अध्यक्ष जी। नमस्कार। इस मुरादनगर विधानसभा की वर्चुअल बैठक में सम्मेलन में सभी कार्यकर्ताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में आज अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री आदरणीय संतोष सिंह जी हमारे बीच में मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच में है। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में हमारी महापौर आशा शर्मा जी, हमारे विधायक अजीतपाल त्यागी जी और भी बहुत सारे वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। मैं आप सबका बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं और मैं माननीय अपने प्रदेश मंत्री आदरणीय गोपाल सिंह जी को, आदरणीय संतोष सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि आप आए और अपने विचार रखें। आदरणीय संतोष सिंह। धन्यवाद। गाजियाबाद महानगर के अध्यक्ष आदरणीय संजीव शर्मा जी, हमारे बीच गाजियाबाद नगर निगम की महापौर बहन श्रीमती आशा शर्मा जी भी जुड़ी हुई हैं। हमारे अजीतपाल जी जो विधायक हैं त्यागी जी, वो भी हमारे बीच में हैं। हमारे पप्पू पहलवान वर्चुअल सम्मेलन के जो काम देख रहे हैं वो भी हमको बताया गया कि जुड़े हैं। आदरणीय गुंजन शर्मा जी जो महानगर के मंत्री हैं और इस विधानसभा के संयोजक भी हैं। अन्य सभी हमारे पदाधिकारीगण, प्रमुख नेतागण, कार्यकर्ता बंधुओं, बूथ अध्यक्ष, सेक्टर संयोजक, सेक्टर प्रभारी, महानगर के हमारे सभी अन्य जो पदाधिकारी इसमें रह रहे होंगे वो या कोई भी है जो भी, विशेषकर मंडल के अध्यक्ष और मंडल की पूरी कार्य समिति, ऐसे लोग सब जुड़े हुए हैं। मित्रों, इस विधानसभा सम्मेलन को संबोधित करते समय चूंकि एक विशिष्ट काल में हम सब लोग चल रहे हैं, आप सबको याद होगा कि जो हिंदुओं का पर्व होता है होली, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन होली के पर्व के पहले ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के लोगों से अपील की थी कि पूरी दुनिया में कोरोना महामारी फैल रही है और भारत भी इससे अछूता नहीं रहने वाला है। इसलिए उन्होंने अपील की थी कि यद्यपि होली एक विशेष प्रकार का त्योहार है, अति उत्साह का त्योहार है, कि सब लोग अपने घरों में रहें, ज्यादा से ज्यादा अगर होली खेलते भी हैं तो गीले रंगों के बजाय सूखे रंगों का प्रयोग करें। होली के जो जुलूस निकलते हैं उसके बाद 15 दिन 20 दिन तक होली मिलन के कार्यक्रम होते हैं, उत्साह का माहौल होता है, सबके लिए उनको अपील की थी।
और माननीय मोदी जी की बात को पूरा देश मानता है, पूरे हिंदू समाज ने, पूरे भारतीयों ने उस बात को स्वीकार किया और होली जैसे हर वर्ष उल्लास के साथ मनती है। उल्लास मन में था लेकिन वो बाहर उतने रूप से प्रस्फुटित नहीं हुआ। मित्रों, हम सब जानते हैं कि धीरे धीरे चर्चा हो रही थी कि जो हिंदुस्तान की भी स्थिति है उसमें कभी भी लॉकडाउन हो सकता था। दुनिया के जो बड़े देश थे, जो अमीर देश थे, चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे सऊदी अरबिया के देश हो, इटली हो, ऐसे ढेर सारे देश, उन्होंने समय पर लॉकडाउन नहीं किया। उन्होंने अपने अर्थतंत्र को प्रमुखता दी। केवल अगर अमेरिका का उदाहरण ले तो अमेरिका का जो क्षेत्रफल है हमसे 2.5 गुना है और आबादी लगभग हमारी 1/5 है, यानी 32 करोड़ आबादी है उनकी, और वो 2.5 गुना हमारा उनसे क्षेत्रफल है। 100 गुना ज्यादा उनकी हमारी अर्थव्यवस्था उनसे हमसे उनकी मजबूत है। उनकी जो मेडिकल सुविधा है वो बहुत मजबूत है, लेकिन सही समय पर वहां के लोगों ने लॉकडाउन की घोषणा, वहां की सरकार ने, वहां राष्ट्रपति ने नहीं की। आज आप अमेरिका की स्थिति देख रहे हैं, कैसे ही पहले चरण में कितने लोग मर गए, लाखों से ऊपर संख्या हो चुकी है और अंत में उनको भी लॉकडाउन घोषित ही करना पड़ा। यानी अर्थतंत्र जो था वो भी बर्बाद हुआ और लोगों की जान के साथ भी खिलवाड़ हुआ। प्रधानमंत्री जी ने लोगों से अपील की कि 22 तारीख को भी जनता कर्फ्यू के लिए, और बीच में थोड़ा आवाज आएगी तो नहीं बोल मिलेगा। प्रधानमंत्री जी ने जनता कर्फ्यू के लिए अपील की और पूरे देश ने उसको माना, उनकी अपील को स्वीकार किया और पूरी तरह से उस दिन सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। उसी दिन हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 16 जिलों में लॉकडाउन की घोषणा की। 23 तारीख को प्रधानमंत्री जी हमारे बीच आए और प्रधानमंत्री जी ने पूरी तरह से 24 तारीख से अपील की कि लॉकडाउन रहेगा पूरा देश। इस तरह से लॉकडाउन का पालन हुआ और जैसे जैसे सब चीजें व्यवस्थित हो गई। लॉकडाउन में बताना चाहता हूं कि लॉकडाउन पे बहुत से लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन सफलता मिली नहीं मिली, लेकिन लॉकडाउन मुख्य रूप से 3 कारणों से होता है। कहीं भी दुनिया में इससे पहले 1918 में 100 साल पहले प्लेग की बीमारी आई थी, तभी ये लॉकडाउन शब्द, क्वारंटाइन शब्द का उपयोग आया था। लॉकडाउन इसलिए किया जाता है कि जब कोई नई बीमारी आती है तो मेडिकल साइंस उसके बारे में नहीं जानता, जिस तरह हॉस्पिटलों में उसकी सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं होती हैं, नंबर 1। और सुविधा लॉकडाउन किया गया और जहां हम पीपीई किट हमारे पास था ही नहीं, आज 5 लाख से ज्यादा पीपीई किट हम बना रहे हैं रोज, और तमाम दुनिया के अन्य देशों को पीपीई किट, N95 मास्क इनका निर्यात कर रहे हैं। मलेरिया की जो दवा है उसके बारे में आप सब जानते हैं, हाइड्रोक्लोरोक्विन, उसको भारत ने पूरी दुनिया में निर्यात करने का काम किया। हमारे पास कोविड हॉस्पिटल का कोई एक बेड भी नहीं था, हमारे पास टेस्टिंग की क्षमता नहीं थी। किस तरह से 500 टेस्ट हो रहे थे वो शुरू होकर के आज 2 लाख से ऊपर 2.5 लाख के आसपास टेस्ट हो रहे हैं पूरे भारत में। तो मित्रों, जो पूरी मेडिकल फैसिलिटी थी उसको डेवलप करने के लिए भी लॉकडाउन की आवश्यकता होती है कि जिससे जब रोग जो है धीरे धीरे बढ़े तब तक हम अपनी पूरी मेडिकल फैसिलिटी को बना लें। तो आज हमारे पास बेडों की भी कोई कमी नहीं है। जहां 30,000 वेंटिलेटर थे पूरे देश में, आज लगभग 1.5 लाख वेंटिलेटर होने जा रहे हैं। पीपीई किट हम दुनिया को निर्यात कर रहे हैं। 95 मास्क की कोई हमारे पास कमी नहीं है। कोविड के बेड पर्याप्त है। यानी सारी और विभिन्न प्रकार की दवाओं से उनका इलाज किया जा सकता है, जो उसमें कोई स्पेसिफिक दवा नहीं है। तो हम कौन कौन सी दवा का उपयोग करके किस प्रकार के माइल्ड और जो भयंकर कोरोना है उसका इलाज कर सकते हैं। दूसरी चीज होती है कि जब महामारी फैलती है तो कैसे हम अपने पूरे देशवासियों को कैसे ठीक से आर्थिक रूप से कैसे वो रहें, कैसे उनकी सुविधाएं की जाए, उन सारी सुविधाओं के बारे में सोचना। और तीसरी चीज कि अपने देश के नागरिकों को जागरूक करना। और एक बच्चे को चाहे मोबाइल के माध्यम से हो, टीवी के माध्यम से हो, अखबार के माध्यम से हो, व्यक्ति के माध्यम से, नेताओं के उद्बोधन से हो, अधिकारियों के अपील से हो, बच्चे को मालूम है कि हमको फेस कवर रखना है, यानी अपने चेहरे को ढक करके रखना है। हमें अपने हाथों को हर हाल में इसमें सैनिटाइजेशन या साबुन से या सैनिटाइजर से कुल मिलाकर हमें अपने हाथों को संक्रमण मुक्त रखना है। फिजिकल दूरी 2 गज की बना करके रखनी है, यानी सभी को मालूम है। यानी लॉकडाउन के अंदर जहां सरकार ने मेडिकल फैसिलिटी दी, जहां लोगों के जीने के लिए व्यवस्था की, और वहीं पूरी जनता को कोई ये नहीं कह सकता कि हमें मालूम नहीं है कि कोरोना से बचाव के क्या उपाय हैं।
उसके बाद कोरोना के अंदर जो बहुत विभिन्न कार्य हुए आप सब जानते हैं, उसके बारे में ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा। किस तरह से प्रवासी मजदूरों का, चूंकि उनके लिए सामने भी मजबूरी थी कि जब व्यक्ति संकट में होता है तो उसको जमीन जो मिट्टी होती है उसको याद आती है और अपने मिट्टी की तरफ, अपने गांव की तरफ चले। सरकार ने उसमें भरपूर व्यवस्था की। आपके पड़ोस में आप अच्छी तरह से जानते हैं, गाजियाबाद में उनका स्वागत भी किया गया। गाजियाबाद में बसें भी लगाई गई। पहले ही लॉट में जब दिल्ली की सरकार ने अपने दायित्व को पूरा नहीं किया और कम से कम 2 लाख के लोग दिल्ली से पलायन करने लगे, तो कैसे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने पहले 200 और कुल 1200 बसें लगा करके दिल्ली से लोगों को ले आकर के उनके गांवों तक पहुंचाने का काम किया। मित्रों, मैं आगे आऊंगा तो बताऊंगा आपको, आगे जब विषय पढ़ेगा, किस तरह से राशन, सारी सुविधाएं, कैसे प्रवासी मजदूर आए तो उनको कैसे क्वारंटाइन करना, कैसे उनकी, मतलब सारे प्रकार की कोरोना के अंदर जो व्यवस्था हो सकती थी इस संकट में हमारी सरकार ने, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और चाहे योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने की। जब कोरोना का बीच में मसला वो आया, क्या नाम से, वो जो कौन सा है वो दिल्ली में आपके पड़ोस में उनका मोहम्मद साद का संगठन, उसके माध्यम से, और जब दिल्ली सरकार ने उस पर ठीक से ध्यान नहीं दिया, बाद में केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप करके मरकज को खाली कराने का काम किया। लेकिन 27,000 से ज्यादा लोग पूरे देश में फैल गए थे और पूरे देश में फैलने के साथ साथ जब उनको अपील की जा रही थी, सबसे बड़ी चीज कि विदेशों से आए थे लोग, टूरिस्ट वीजा पे आए थे, लेकिन गलत तरीके से रह रहे थे। बाहर जा जाके किन धार्मिक स्थानों में छुपे, कहीं किसी से कोई छुपा हुआ नहीं है। और जब उनको अपील की जा रही थी कि आइए हम आपका इलाज करना चाहते हैं, तो इलाज के लिए भी आने के लिए तैयार नहीं होते थे। जगह जगह लोगों ने किस तरह से हमारे स्वास्थ्य कर्मियों पर, हमारे पुलिस के जवानों पर पत्थरबाजी करने का काम किया, मारने पीटने का काम किया। देश की सरकार ने उसके लिए बाद में कानून भी बनाया, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने कोरोना काल में कहा कि जो हमारे कोरोना वॉलंटियर्स पर हमला करेगा तो जब तक कानून बनता है तब तक हम उनको एनएसए के अंदर जेल भेजने का काम करेंगे। और आप जानते हैं कि उनकी दवा भी की गई और जरूरत पड़ने पर उनकी दवाई भी की गई, और बहुत से लोग उनके अभी एनएसए के अंदर जेल में हैं जिन्होंने बदमाश, नहीं तो उसी समय पहले ही लॉकडाउन पहले चरण में ही काफी हद तक कोरोना कंट्रोल हो सकता था, लेकिन वहां से फैलना शुरू हुआ। मित्रों, चूंकि समय की सीमा है, इसलिए मैं कोरोना काल के सारे काम आप सब जानते ही हैं। आप जानते हैं कि जब चौथे लॉकडाउन की घोषणा प्रधानमंत्री जी होने वाली थी, उसके 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी हमारे बीच आए और उन्होंने कहा 2 शब्द दिए। एक तो आत्मनिर्भर भारत, उन्होंने कहा आपदा है लेकिन आपदा को हमको अवसर में बदलना है, और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि लोकल को वोकल करना है। और उन्हीं के शब्दों में मैं अगर दोहराऊं तो उन्होंने कहा कि जो लोकल चीजें हैं, अब उसको चाहे हम अपने गली की किराना की दुकान कहें, अगर हम किसान हैं तो किसान की जो फसल है, जो लोकल सब्जी का दुकानदार है, या जो भी लोकल चीजें जरूरत है, जो लोकल छोटी छोटी चीजें बनाते हैं, बेकरी वाला है बेकरी बनाता है, या जो भी सब जो लोकल, मतलब ये लगा कि हम जो छोटी बाजार है, हमारे अड़ोस पड़ोस की बाजार है, ज्यादा से ज्यादा गाजियाबाद में जो चीजें उत्पादित होती हैं, अगर हम माल और विदेशी चीजों से और बड़े बड़े संस्थानों से भी अगर हम कट जाते हैं तो हम अच्छे से अपना जीवन चला सकते हैं। यानी लोकल को वोकल करना है। कुछ लोगों ने कहा कि लोकल को वोकल करना है तो हम अपने मोबाइल से क्या करें, इसको फेंक दें, रखें। मित्रों, ये मतलब नहीं था कि लोकल को वोकल करना है या लोकल चीजों को बढ़ावा देना है या स्वदेशी चीजों को बढ़ावा देना है तो हमको दुनिया के बाजार से कट जाना है। दुनिया के बाजार से हमको नहीं कटना है। दुनिया में एक शब्द आता है ग्लोबल, आप सब जानते हैं, और उसी के साथ एक शब्द आया ग्लोकल, यानी जो लोकल है वो उसको हम इतना उम्दा, इतना बढ़िया, इतना अच्छा बनाएंगे कि पूरी दुनिया में भी वो सामान जाकर के हमारा बिक सकता है। उसी को कहते हैं ग्लोकल। दुनिया के बाजार में 10 सालों से शब्द प्रयोग हो रहा है कि लोकल चीजों को हम बढ़ावा दें और लोकल चीजों को हम अच्छे से अच्छा उसको बनाने का काम करें। आप जानते हैं आत्मनिर्भर भारत के बाद 4 दिन तक हमारी निर्मला सीतारमण जी जो हमारी वित्त मंत्री हैं, उनके साथ जो हमारे राज्य मंत्री हैं, दोनों लोगों ने आए और विभिन्न जो हमारे क्षेत्र हैं जिसमें हमको भारत को आगे तेजी से बढ़ाना है, उन क्षेत्रों की सुविधाओं के बारे में घोषणा किया। सबसे ज्यादा रोजगार इस देश में एमएसएमई सेक्टर में मिलता है, सूक्ष्म लघु मध्यम क्षेत्र के लिए। उसके लिए जहां 3 लाख कलेक्टोरल लोन की घोषणा की गई, यानी बिना किसी गारंटी के कलेक्टोरल लोन देने के लिए। उसके साथ साथ जो हमारी सिक इकाइयां हैं, जो बीमार इकाइयां हैं,
जो किसी कारण से लोन नहीं चुकता कर पाए, उनको फिर से पैरों पर खड़ा करने के लिए 20,000 करोड़ की व्यवस्था की गई। इसके साथ साथ 50,000 करोड़ के लिए जो है कॉर्पस फंड बनाया गया। फंड इस फंड मतलब फंड के अंदर फंड होगा, और अगर वो और जरूरत पड़ेगी, जिनको हम 3 लाख करोड़ की लोनिंग कर रहे हैं, तो उनको मरने नहीं देंगे, उनको खड़ा करने के लिए फिर उसी में से हम उसको और लोनिंग करने का काम करेंगे। यानी पूरे एमएसएमई सेक्टर उसका दायरा बढ़ाया गया, उसको 100 करोड़ तक ले जाया गया। 100 करोड़ तक एमएसएमई सेक्टर होगा। और मुझे बताने में बहुत हर्ष है, आप सब लोगों को, बहुत से लोगों को जानकारी होगी कि आज की तारीख में 3 लाख करोड़ में से खुशी की बात है कि 30 जून तक अब तो और भी बढ़ गया होगा, 1,10,000 करोड़ रुपए कोलेक्टेरल लोन एमएसएमई को दिए जा चुके हैं। यानी केवल घोषणा नहीं की, एग्जीक्यूट किया उस मामले को। कैसे हमारे अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह अंतरराष्ट्रीय स्तर के हों, कैसे हमारे हवाई अड्डे अंतरराष्ट्रीय स्तर के हों, कैसे हमारी सड़कें जो 6 लेन 8 लेन 4 लेन, कैसे इनको और उच्च गुणवत्ता का बनाया जाए, कैसे किसान को ऐसी रोड उपलब्ध कराई जाए। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जब आदरणीय अटल जी थे, उन्होंने ग्रामीण किसान प्रधानमंत्री ग्राम्य किसान सड़क योजना जो आप पीएमजीएसवाई जिसको कहते हैं, उसकी घोषणा की थी, और कैसे उन मंडियों से किसानों को और बाजारों से कनेक्ट किया गया था, उनको कैसे और अच्छे किए जाए। ये सारी की सारी योजनाएं हैं मित्रों। और मैं अभी जब उसकी बात कर रहा था तो 1,70,000 करोड़ रुपए उस समय कोरोना काल के लिए ही गरीब कल्याण योजना में दिए गए। गरीब कल्याण योजना में अद्भुत कार्य हुआ। 80 करोड़ लोगों को, देश के 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज और 1 किलो पूरे परिवार को चना या चने की दाल या कोई अन्य दाल उपलब्ध कराने का काम हुआ। जो मनरेगा के हमारे श्रमिक थे, उनको 2-2 हजार रुपए बैक टू बैक डालने का काम हुआ। जो हमारे प्रवासी अपने घरों से चल के आए, उनको सबके लिए 1-1 हजार रुपए की व्यवस्था, 12 दिन का राशन, 1-1 हजार रुपए उनको क्वारंटीन करने के बाद देने का काम किया गया। जो विधवा, वृद्धा या तमाम हमारे दिव्यांग जो पेंशन थी, उनको बैक टू बैक 3-3 हजार रुपए उपलब्ध कराने का काम हुआ। जो हमारी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने 30 करोड़ जो रेहड़ी पटरी वाले दुकानदार हैं, उनके जेब में 1-1 हजार करके 2 बार में 2,000 रुपए डालने का काम किया। कोई ठेले वाला है, अचानक लॉकडाउन हो गया, उसकी टिक्की है, ठेला है, कोई भी है, कपड़ा है, अचानक वो डंप कर गया, बेकार हो गया तमाम सामान, तो उसको फौरन राहत पहुंचाई जाए। आप जानते हैं कि गरीब कल्याण योजना के तहत 1,70,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए, और जून तक जो राशन बंटना था, प्रधानमंत्री जी जब आए तो उसमें 20,97,000 करोड़ का जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज है, उसमें 90,000 करोड़ रुपए और दिए गए। ये दीपावली के बाद छठ तक, यानी पूरे नवंबर 5 महीने और 80 करोड़ लोगों को राशन देने की व्यवस्था होगी। इसके साथ हमारा 1 नेशन 1 राशन कार्ड की एक अद्भुत योजना, जो बहुत दिनों से डिमांड थी कि आदमी कहीं ना दिल्ली का में रहने वाला हो और वो अगर गाजियाबाद में आ जाए, गाजियाबाद के राशन की दुकान से राशन लेना चाहे तो यहाँ से भी राशन लिया जा सकता है। 1 नेशन 1 राशन कार्ड की घोषणा हुई, और 80 करोड़ लोगों को तो मैं ये कह रहा हूं जिनको राशन कार्ड के माध्यम से राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा उत्तर प्रदेश में नए राशन कार्ड बनाए गए। इसके साथ साथ ये व्यवस्था की गई, हमारे सभी महानगर अध्यक्ष, हमारी महापौर, हमारे एमएलए, आप सब तमाम लोग जानते होंगे कि एक सूची बनाई जाए, ग्राम प्रधान बनाए, वहां के पार्षद बनाए, एक सिस्टम से सूची बने, और जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको प्रशासन को उपलब्ध कराया जाए, और प्रशासन उनको राशन की किट देने का काम करेगा। ऐसे कम से कम 8 करोड़ लोगों के पूरे देश भर में राशन देने का काम किया। यानी हर तरह से कोई भूखा न रहे। जहां कार्यकर्ताओं से अपील की गई कि सेवा ही संगठन है, उस मामले में भी हमारे कार्यकर्ताओं ने भी अद्भुत काम किया। केवल हमारे प्रवासी भाइयों को केवल चरण पादुका, मेडिकल सुविधाएं, रक्तदान, जिसको जरूरत पड़ी उसको देने का काम तो किया ही, 5.5 करोड़ से ज्यादा हमारे संगठन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में केवल फूड पैकेट बांटने के काम हुए। 40 लाख से ज्यादा लोगों को राशन की किट देने का काम हुआ, सब आप ही ने दिया। हमारे सेक्टर संयोजक, हमारे बूथ अध्यक्ष, हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारी सभी लोगों ने मिलकर, हमारे विधायक, महानगर अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आप ही सब लोगों ने काम किया। और चूंकि गाजियाबाद तो प्रवासियों से आने के रास्ते में था, इसलिए वहां के लोगों ने तो और बढ़ चढ़ करके इसकी सेवा करने का काम किया मित्रों।
तो कोरोना में अद्भुत काम हुआ, इसमें कहीं कोई संकट की नहीं बात नहीं है। जब आत्मनिर्भर भारत की मैं बात करूंगा तो छोटे व्यापारियों के लिए पैकेज दिए गए, अंतरिक्ष क्षेत्र में भी दिए गए, गंगा के किनारे जो जिले हैं उनमें कैसे 4000 करोड़ रुपए औषधीय खेती के लिए दिए गए। आप सब जानते हैं कि हमारे देश में कैसे किसानों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाए, पूरी कोल्ड चेन बनाई जाए। कोल्ड चेन के लिए 1 लाख करोड़ रुपए दिए गए, केवल कागज में रुपए नहीं दिए गए। अभी जो पिछली कैबिनेट बैठक हुई थी प्रधानमंत्री जी के 1 लाख करोड़ रुपए रिलीज कर दिए गए कोल्ड चेन बना के। उसमें कोल्ड स्टोरेज ही केवल नहीं बनेंगे, कोल्ड स्टोरेज भी बनेंगे, हार्वेस्टिंग का सिस्टम भी बनेगा। कैसे हमारी मालगाड़ियों में जो हमारा रेफ्रिजरेशन हो, उनके डिब्बे लगे कि हमारा जो माल किसान अपने खेतों में उत्पादित करेगा, चाहे वो फल हो चाहे हरी सब्जी हो या इस प्रकार की, वो खराब न हो और वो जहां पहुंचाना चाहता है उसके माध्यम से, कोल्ड चेन के माध्यम से वो पहुंचाने का काम हो। जहाजों के अंदर मालवाहक कैसे पूरा एक सिस्टम डेवलप किया जाए, पूरा किसानों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, इसके लिए पैसा दिया गया। 90,000 करोड़ रुपए अलॉट किया गया था उस समय जब बजट आया था कि हम किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को लोनिंग करेंगे जिससे वो अपने पैरों पर खड़ा। इसको मित्रों 2 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया। और 2 लाख करोड़ रुपए में से मैं फिर जब 30 जून को बात कर रहा हूं, 30 जून के अंदर 1,30,000 करोड़ रुपए उसमें से बढ़ चुके। इसके अतिरिक्त 2 लाख करोड़ के अतिरिक्त छोटे बैंकों के माध्यम से, सहकारी या जो छोटी समितियां हैं, छोटे हमारे कोऑपरेटिव सेक्टर हैं, उनके माध्यम से किसानों को 30,000 करोड़ रुपए खाद बीज इस तमाम मद में देने के लिए अलॉट किया गया। उसमें से 25,000 करोड़ रुपए बढ़ चुके हैं, केवल 5,000 करोड़ रुपए। मतलब केवल आत्मनिर्भर भारत की बात नहीं हुई, आत्मनिर्भर भारत अब एग्जीक्यूशन की तरफ तेजी से बढ़ चला है। मित्रों, किसान हमारा, जब किसान की भी बात, वैसे तो ये शहरी विधानसभा है लेकिन ये पूरा पश्चिम क्षेत्र किसानों से जुड़ा हुआ है। इसलिए काले जो कानून थे कि वो अपने तमाम जिन्सों को केवल अपने मंडी समिति में ही बेच सकता था, मंडी के माध्यम से ही बेच सकता था, किस तरह से पूरा क्रैश किया हुआ था। लेकिन काले कानून को खत्म करने का काम, अध्यादेश लाने का काम मोदी जी की सरकार ने किया और अब किसान स्वतंत्र है कि देश की किसी भी मंडी में किसी भी व्यापारी को, किसी भी व्यक्ति को जिसमें उसके फल का, उसके जिन्स का, जिसका अधिक से अधिक दाम मिले, वो कोल्ड चेन बनेगी, उसके माध्यम से जहां भी बेचना चाहता है, जहां उसको ज्यादा मुनाफा मिलता है। अगर पहले आप तमाम चीजें ऐसी थी कि अगर आप यहाँ से गाजियाबाद से अगर आप दिल्ली ले जाना चाहते थे तो आप नहीं ले जा सकते थे, मुकदमा कायम होता था बाकायदा उस पर। वो सारा काला कानून हमारे मोदी जी की सरकार ने उसको खत्म करने का काम किया। ऐसे बहुत से काम, आत्मनिर्भर भारत का पूरा पैकेज पढ़ेंगे तो फिर तो बहुत विलंब हो जाएगा मित्रों। इंफ्रास्ट्रक्चर की तो मैंने बात की ही, और सबसे बड़ी चीज एक बात तो और मैं कह देता हूं कि लॉकडाउन के अंदर जब सबको सुविधाएं दी जा रही थी, प्रवासियों को, इनको उनको सबको सुविधाएं दी जा रही थी, सबको अनाज दिया जा रहा था, अनाज के भंडार खोले गए थे, तब ये चिंता हुई सरकार को कि कहीं हमारे किसान की उपज के दाम न गिरे। इसलिए उपज का दाम स्थिर रहे, बढ़े और मार्केट में न गिरने पाए, इसके लिए 74,000 करोड़ से किसानों के जिन्स की खरीद हुई। और पहली बार ऐसा हुआ कि खेत तक जाकर के खरीद हुई मित्रों। इस तरह से पूरी, मैंने आत्मनिर्भर भारत की बात की आपको, काले कानून खत्म हो, सारी चीज। खाद्य प्रसंस्करण की बात अगर न करें तो बात अधूरी रह जाती है। खाद्य प्रसंस्करण के लिए भी 20,000 करोड़ रुपए दिए गए कि जो चिप्स बनते हैं, जो चिप्स हम 20 रुपए, 25 रुपए, 10 रुपए के पैकेट खरीदते हैं, जिनका 50 पैसे, 1 रुपए, 1.5 रुपए लागत आती है, वो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग किसी भी क्षेत्र में, मक्के से कोई चीज बनती है, कोई आलू से बनती है, कोई फल से बनती है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। वहीं छोटे छोटे जो कस्बे हैं, जो छोटे छोटे हमारे सड़क हाट बाजार हैं, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगे, किसान उत्पादन करे, उसके खाद्य का प्रसंस्करण हो और उसका अच्छा दाम प्राप्त हो। मछली सेक्टर के लिए, मत्स्य सेक्टर के लिए आप जानते हैं कि 20,000 करोड़ रुपए दिए गए। 15,000 करोड़ रुपए जो है पशुधन के विकास के लिए, और उनको जो कुछ रोग हैं, खुरपका वगैरह, इनके टीकाकरण के लिए 15,000 करोड़ रुपए दिए गए। और आत्मनिर्भर भारत के बारे में 5 दिन तक लगातार निर्मला सीतारमण जी ने 4 दिन तक बताया, सब आप सब जानते हैं। अंतरिक्ष सेक्टर को भी खोला गया, रक्षा क्षेत्र में भी हम कैसे आत्मनिर्भर भरे भारत, इसके लिए भी पूरी तरह से सरकार आगे बढ़ी है। 20,000 करोड़ रुपए से तो उत्तर प्रदेश के अंदर पूरा कॉरिडोर, आप जानते हैं, डिफेंस
कॉरिडोर बनाया जा रहा है, बुंदेलखंड से लेकर के लखनऊ तक वो बनेगा। मित्रों, अब अगर हमारे मोदी जी के दूसरी सरकार का जो है वो दूसरा कार्यकाल हुआ और उसका 1 वर्ष पूरा हुआ, अगर उन उपलब्धियों के बारे में अगर अपने कार्यकर्ताओं से बात न की जाए तो बात अधूरी रह जाएगी। मित्रों, जानते हैं कि पिछले जब सरकार थी उस समय भी हमारी सरकार मुस्लिम बहनों के ऊपर जो जुल्म और अत्याचार था 3 तलाक के माध्यम से, हलाला के माध्यम से, जब चाहो 3 तलाक बोल दो और अपनी पत्नी को छोड़ दो। देश की बाकी जो हमारी नारी शक्ति है उनके लिए कानून, और हमारी 7 करोड़ 8 करोड़ बहनें जो है वो कीचड़ में दलदल में फंसी रहे हैं, और जब उनको वापस कराना चाहो तो किसी मौलवी के माध्यम से, अब उसका क्या उल्लेख किया जाए, आप सब जानते हैं कि किस प्रक्रिया को अपनाते हुए फिर हम उनको अपनी पत्नी बना ली। लेकिन हमारा राज्यसभा में बहुमत नहीं था, इसलिए हम 3 तलाक का कानून नहीं ले आ पाए। लेकिन जैसे ही मोदी जी की दूसरी सरकार बनी, 3 तलाक को कानून बना करके खत्म करने का काम किया, और किसी की हिम्मत और हैसियत नहीं है कि किसी भी मुस्लिम बहन को एक साथ 3 तलाक कर दे, हलाला करा दे। किसी की हैसियत नहीं है। अगर ऐसा करेगा तो सरकार उसको जेल में डालने का काम करेगी। इनको लग रहा था विपक्षियों को 3 तलाक का कानून बनेगा, बहुत चिल्ला रहे थे तो रक्तपात हो जाएगा, आंधी आ जाएगी, पूरा विवाद हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और मोदी जी की सरकार ने 3 तलाक कानून के माध्यम से मुस्लिम बहनों को न्याय देने का काम किया। हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करेंगे। आज इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है, पूरे बॉर्डर के नजदीक तक भारत की टैंक, भारत की गाड़ियां, भारत के साजो सामान, भारत के राशन, हथियार सब ले जाने। वर्चुअल सम्मेलन को संजो के बना रहे हैं हमारे धीरज शर्मा जी, सभी हमारे मोर्चों के प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, महामंत्री जी, हमारे सेक्टर के प्रभारी, सेक्टर के अध्यक्ष, सेक्टर के महामंत्री, हमारे बूथ संयोजक, हमारे सेक्टर संयोजक, हमारे सेक्टर महामंत्री तथा पूरे महानगर के पदाधिकारी, और जो भी संख्या इसमें अपेक्षित है 400-500 जितने भी हमारी वर्चुअल सम्मेलन में सारे लोग भाग ले रहे हैं, मैं सबका हृदय से, तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इतने अच्छे मार्गदर्शक के बाद इतनी अच्छी विस्तार से ऐसा लगता है कि प्रदेश मंत्री जी ने गागर में सागर भरने का काम किया है। प्रत्येक बिंदु को विस्तार पूर्वक और बिंदुवार लेते हुए, चाहे वो भारत का आत्मनिर्भर बनाने का कार्यक्रम है, चाहे हमारे दूसरी योजना प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल की 3 तलाक की हो, चाहे किसी भी तरह का कोई भी यहाँ विषय लिया है, वो बहुत विस्तार से लिया है। मैं उन विषयों को अपने से संबद्ध करते हुए अपने हमारे जो यहाँ मुख्य अतिथि वक्ता के रूप में है संतोष जी भाई साहब को ये विश्वास दिलाती हूँ, जो भी आपने संगठन को काम सौंपे हैं, क्योंकि नगर निगम एक छोटा निकाय होता है, जो भी आपने हमारे प्रति एक मन में विश्वास लिया या काम करा है, हम उसको पूरा करेंगे। क्योंकि समय गाजियाबाद में इस टाइम भाई साहब, वैसे तो पूरे देश में महामारी के, वैश्विक महामारी से हम गुजर रहे हैं, लेकिन गाजियाबाद चूंकि दिल्ली के नोएडा के पास होने के कारण दिल्ली की सरकार ने बड़ी बेरुखी अपनाई। खुद तो गए सनम हमें भी ले डूबे, ये वाली चरितार्थ, ये वाक्य उन्होंने अपना सिद्ध करके दिखा दिया। उस नाते हमारे गाजियाबाद आज पूरा रेड स्पॉट हो रहा है, पूरा यहाँ डेली पॉजिटिव्स निकल रहे हैं, पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन हम पूरी गंभीरता से लेते हुए अपने गाजियाबाद को ही नहीं, अपने शहर को, अपने उत्तर प्रदेश को, अपने देश को बचाएंगे और ऐसे प्रधानमंत्री और ऐसे योगी जी का परचम पुनः लहराएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आपका संतोष भाई साहब जी और विशेष सबका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन व्यक्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। मैं इसी क्रम में आदरणीय अपने विधायक मुरादनगर भाई श्री अजीतपाल त्यागी जी से अनुरोध करूंगा कि आप अपना धन्यवाद ज्ञापित करें। आदरणीय अजीतपाल त्यागी जी। आदरणीय बड़े भाई प्रदेश मंत्री आदरणीय संतोष जी और महानगर के यशस्वी अध्यक्ष संजीव शर्मा जी और मेयर गाजियाबाद प्रथम नागरिक श्रीमती आशा शर्मा जी, बुआ प्रदेश मोर्चे के बुआ, गलती मान रहा हूँ
प्रदेश किसान मोर्चा के अध्यक्ष बड़े भाई राजा वर्मा जी, आशु वर्मा जी, पूर्व महानगर अध्यक्ष चंद्रमोहन शर्मा जी और हमारे महानगर के महामंत्री पप्पू पहलवान जी, सुशील जी, राजेश त्यागी जी और इसके संयोजक और सह संयोजक गुंजन शर्मा और आपके धीरज शर्मा जी, सभी पार्टी के वरिष्ठ जैसे क्षेत्रीय मंत्री अजय शर्मा जी, पवन गोयल जी और दिनेश गोयल जी और सरदार एसपी सिंह जी और पूर्व सांसद नरेंद्र कश्यप जी, सचिदानंद शर्मा जी और राजेंद्र यादव जी और पार्टी के सभी मेरे मंडल अध्यक्ष और पार्टी के सभी मेरे बूथ अध्यक्ष और पार्टी पदाधिकारीगण और जितने भी वरिष्ठ यहाँ इस वर्चुअल रैली में हैं, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं पार्टी नेतृत्व ने जो विश्वास आप पर हम पर दिखाया है उसे जल्द से जल्द कार्य को पूर्ण करते हुए पार्टी के आगामी कार्यों को पूर्ण रूप से सुचारू रूप से चलाने के लिए हम और आप इसी तरीके से इस कार्य को पूर्ण करने में पूर्ण सहयोग अपना देंगे और इसी के साथ आप सभी का पुनः धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। गुंजन जी का नाम लेना भूल गई थी। गुंजन जी आपका भी बहुत बहुत आभार। आपका आशीर्वाद है जी। दोनों का लिया। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। मैं इसी क्रम में हमारे साथ रनिता सिंह जी जो उपाध्यक्ष है महानगर की, उनका भी स्वागत करता हूं। मैं समापन के लिए आदरणीय महानगर अध्यक्ष भाई संजीव शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं। बड़े भाई संजीव शर्मा जी। धन्यवाद। वैसे तो समापन आदरणीय विधायक जी द्वारा कर दिया गया है, धन्यवाद। लेकिन चूंकि बहुत ही जोशीले अंदाज में हमारे बड़े भाई प्रदेश मंत्री संतोष सिंह जी ने जो कार्यकर्ताओं को समझाया है वो वास्तव में अतुलनीय है और मैं आपका बहुत बहुत प्रदेश नेतृत्व का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने आज ये हमारी आखिरी वर्चुअल मीटिंग थी, उसमें बड़े भाई प्रदेश मंत्री संतोष सिंह जी जैसे वक्ता को हमारे बीच में भेजा। इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद प्रदेश नेतृत्व का करना चाहूंगा। हमारे बीच में हमारे मुरादनगर के विधायक अजीत पाल त्यागी जी जो हमेशा कार्यकर्ताओं के साथ जुड़े रहते हैं, हमारी महापौर आशा शर्मा जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष चंद्रमोहन शर्मा जी, हमारे किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई राजा वर्मा जी और बहुत ही अल्पकाल में जिन्होंने ऐतिहासिक कार्य नगर निगम के किए ऐसे पूर्व महापौर श्री आशु वर्मा जी, अरविंद भारतीय जी जो पूर्व जिलाध्यक्ष, नरेंद्र कश्यप जी पूर्व सांसद, दिनेश गोयल जी हमारे एमएलसी के स्नातक के प्रत्याशी, श्री सचिदानंद शर्मा जी उत्तराखंड सरकार के पूर्व मंत्री, संजय कश्यप जी, उदिता त्यागी जी, हमारे मंडल प्रभारी के शुक्ला जी, अमरदत्त शर्मा जी, अजय शर्मा जी, अश्वनी शर्मा जी, राजेंद्र यादव जी, सरदार एसपी सिंह जी, पवन जी, आप और जितने भी लोग इसमें जुड़े हैं, सभी बूथ प्रमुख, बूथ प्रभारी, हमारे सेक्टर संयोजक, सेक्टर प्रभारी, सबका धन्यवाद करते हुए प्रमुख रूप से जो इस महानगर के संयोजक के रूप में हमारे महामंत्री पप्पू पहलवान जी ने जो बखूबी तीनों विधानसभाओं की ये बैठकें कराई गई और इसमें हमारे विधानसभा के संयोजक गुंजन शर्मा जी और धीरज जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं इस मीटिंग को समाप्त करने की घोषणा करता हूँ। एक बार गुंजन जी भारत माता की जय लगवा दीजिए सबको अनम्यूट करा के। भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक बार खुलवा दीजिए निखिल जी, एक बार माइक। हाँ, आने दीजिए निखिल जी, सबका माइक खुलवाइए एक बार। सबका खुलवा दीजिए निखिल जी। जी अध्यक्ष जी। लगाइए संजीव जी। मेरे बच्चे भी कह रहे हैं कि आज हम भी बोलेंगे। ठीक। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, माता की जय, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, गोविंद राम मंडल माता की जय। जिंदाबाद, माता की जय। सभी को माता की जय, माता की जय। माता की जय।
जिंदाबाद। संजीव जी जय हिंद जय भारत। मंडल जिंदाबाद। भारत माता की जय। जय श्री राम। सेंट पंडिल जिंदाबाद। भारत माता की जय। महानगर अध्यक्ष जिंदाबाद की जय। हमारे मुख्य पहले उनके बाद